नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे रीट के लिए लेवल 1 और 2 दोनों के लिए जो पर्यावरण अध्ययन EVS है उसके अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न, टॉप 30 प्रश्न देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न कह रहा है, देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई? 2005 में, 2006 में, 2007 में या 2008 में? यानी कि अपने जो भारत में क्या किया गया, राष्ट्रीय आयोग यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर आयोग बनाया गया। उसकी स्थापना की गई थी 2007 में। यानी कि मित्रों विकल्प 3 यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है मित्रों, निम्न में से किस ग्रह को गैस या दानव ग्रह कहा जाता है? तो मित्रों ये प्रश्न सौरमंडल का जो न्यू टॉपिक है वहां से है। रीट वालों के लेवल 1-2 के लिए सौरमंडल टॉपिक जो कुछ दिनों में करवाऊंगा, उसमें देखो 2 प्रकार के ग्रह बताए गए। एक तो बताया गया ठोस ग्रह होते हैं जो, और एक बताया मित्रों जो गैस से बने होते हैं, गैसीय ग्रह। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। तो आपको बता दूं मैं, गैसीय दानव ग्रह, पूरा ग्रह गैस से बना हुआ है तो कौन सा है? तो मित्रों आपको बता दूं, गैसीय दानव ग्रह में यहाँ आएगा विकल्प नंबर 4 यानी कि बृहस्पति। बाकी पृथ्वी की बात करूं मैं, मंगल की बात करूं, बुध की बात करूं, तो ये तीनों क्या है मित्रों, ये तीनों के तीनों ठोस ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, जबकि बृहस्पति को कहेंगे गैसीय दानव ग्रह। ठीक है, ये गैसीय दानव ग्रह कहलाएगा बृहस्पति। अगर पूछे सबसे दिखने में सबसे सुंदर ग्रह, सबसे सुंदर ग्रह बृहस्पति कहा जाएगा। सबसे प्राचीन ग्रह बृहस्पति। सबसे सुंदर ग्रह ये भी याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है थोड़ा। और सबसे प्राचीन पूछे तो भी बृहस्पति ही बताना। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न संख्या जो 2 है वहाँ विकल्प नंबर 4 सही उत्तर है। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 आपके जो वस्त्र व आवास टॉपिक है, तो वहाँ से पूछे गए हैं कि वस्त्रों को सुरक्षित रखने के लिए किस वृक्ष की पत्तियां सुखाकर बक्से में नीचे रखी जाती है? आप कपड़े बक्से में रखते हो वस्त्रों को, तो वहाँ पे पहले तो वो पत्तियां सुखाते हो, फिर वस्त्रों को रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो वस्त्र सुरक्षित रहे, है ना, वो उनको कीड़े नहीं लगे, वो कटे नहीं। ठीक है, उनकी मतलब सुरक्षित रहे। तो किस वृक्ष की आप पत्तियां सुखा के फिर बक्से में नीचे रखते हो? बरगद की, नीम की, अशोक की या पीपल की? तो आपको इसका सही उत्तर बताऊं मित्रों, इसका सही उत्तर हो जाता है आपके विकल्प नंबर 2 यानी कि नीम। नीम की पत्तियां सुखाकर बक्से में नीचे रखने से फिर ऊपर वस्त्र रखते हैं तो वस्त्रों की रक्षा होती है। विकल्प 2 यहाँ पे सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। टॉप 30 इसीलिए कहा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट इसीलिए कहता हूँ कि ये प्रश्न बिल्कुल नए स्तर पे आपने देखे नहीं होंगे। जो बिल्कुल देख रहे हो आपका रिविजन है ना, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सारे जो है वो करवा रहा हूँ। ठीक है, आपको ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखना ही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक चारा फसल नहीं है? चारा की फसल कौन सी नहीं है? देखो, चारा फसल ऐसी फसलें होती है जिनका मुख्यतः उत्पादन किया जाता है पशुओं के चारा के लिए। ठीक है, पशु का चारा यानी कि पशु उनको चारे के रूप में खाते हैं, ऐसी फसलों का उत्पादन मुख्यतः किया जाता है जो चारे फसलें कहलाती है। इसमें कौन सी नहीं है? तो मित्रों आपको बता दूं, इसमें जई है, बरसीम, कहीं पे बरसीम नाम आ रखा तो ये भी है बरसीम। ये लोकप्रिय चारा फसल है। सब जो चारा फसलें बहुत होती है उनमें सबसे लोकप्रिय, सबसे अच्छी फसल इसे ही माना जाता है, बरसीम को। इसके अलावा सूडान घास है। सूडान घास के अलावा एक और होती है, वो होती है नेपियर घास। नेपियर घास याद रखना। तो इसके अलावा एक वो रजका नहीं होता अपने, रजका, रिजको बोले जिन, तो जई, बरसीम, सूडान, नेपियर घास, रजका, ये सारी की सारी चारा फसलों में आती है जो पशुओं के चारे के रूप में काम आती है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न इसीलिए है क्योंकि यहाँ प्रश्न संख्या 4 इनमें से कोई नहीं आएगा। वहाँ या तो आपको विकल्प दे सकते हैं या फिर क्या है कि घुमा के ऐसे भी प्रश्न बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प नंबर 4 ही इसका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। शानदार प्रश्न है सारे के सारे और सिलेबस पर पूर्णतः आधारित प्रश्न है मित्रों। पसंद आता है तो बिल्कुल लाइक करते जाइए, कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित युग्म है, यानी सही युग्म कौन सा है वो पूछा गया है। ठीक है, पीसी कल्चर रेशम कीट पालन है, एपी कल्चर को मधुमक्खी पालन है, हॉर्टिकल्चर फूलों की खेती है, ओलेरी कल्चर फलों की खेती। सुमेलित एक युग्म सही है, बाकी 3 गलत होंगे। ठीक है,
तो पहले बता दूं सही कौन सा सही है मित्रों। इसमें जो एपीकल्चर है ना, मधुमक्खी पालन बोला जाता है, ये बिल्कुल सही कथन है, सही युग्म यही है, यानी कि मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे 4 ऑप्शन तो ये है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं 6 प्रश्न तैयार करूंगा। ठीक है, पीसी कल्चर की बात करूं तो पीसी कल्चर कहा जाता है मित्रों मत्स्य पालन को। ठीक है, मत्स्य पालन को। रेशम कीट की बात करूं तो रेशम कीट पालन को कहा जाता है सेरीकल्चर। समझ रहे हो ना, रेशम कीट को सेरीकल्चर, पीसी कल्चर को मत्स्य। ठीक है, सेरीकल्चर रेशम कीट, एपीकल्चर मधुमक्खी, 2 में ही 3 प्रश्न बना लिए। ठीक है, आगे चलो। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में आ जाएगी बागवानी। ठीक है, बागवानी हॉर्टिकल्चर में आ जाएगी, है ना। फूलों की खेती, फूल इंग्लिश में फ्लावर बोलते हैं ना, तो इसको बोला जाएगा फ्लावर से फ्लोरिकल्चर। बन गए 5 प्रश्न। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर। ठीक है, फिर यानी कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं ये सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट करवा दूंगा। पीसी कल्चर मत्स्य पालन, रेशम कीट को सेरी कल्चर, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, ये इसका राइट आंसर है। हॉर्टिकल्चर बागवानी होती है, फूलों की खेती करते हैं, फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर में होती है सब्जियों की खेती, उसको बोला जाता है ओलेरिकल्चर। जबकि फलों की खेती यानी फल, ठीक है, तो फलों को बोलते हैं फ्रूट, यानी यहाँ पे हो जाएगी फ्रूटी कल्चर, फ्रूटी कल्चर, फ्रूटी या फ्रोटी। ठीक है, ये तो देखिए आपके 4 में से ही कम से कम 6-7 प्रश्न बनाए हैं मित्रों, इसलिए मैं वेरी इंपॉर्टेंट और टॉप कहता हूँ इनको। तो यहाँ पे आपके प्रश्न संख्या जो 5 है ना दोस्तों, वहाँ पे आपके विकल्प नंबर 2 है वो इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 एक और शानदार प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कौन सा है? ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपके। आइबोमिक्स काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार रासायनिक मिश्रण है। तरेडिया रोग ऊँट में पाया जाता है, सर्रा रोग भेड़ों में पाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक पशु ऑस्ट्रेलिया में। तो विश्व में सबसे अधिक पशु ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, विश्व में सबसे अधिक पशु या कहीं पे आ रखा है मवेशी, तो ये अपने देश में ही है, यानी कि भारत में ही है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। तरड़िया और सर्रा रोग की बात करूँ तो उल्टा हो गया, तरड़िया तो पाया जाएगा भेड़ों में, सर्रा रोग पाया जाएगा ऊँट में, यानी कि दोनों विकल्प ये भी गलत हो गए। ठीक है, तो पहला ही कथन सही है कि जो आइबोमिक्स ये एक प्रकार का रासायनिक मिश्रण है, और ये काजरी संस्था है ना, काजरी आप ये जोधपुर में है, वहाँ के वैज्ञानिकों ने तैयार किया आइबोमिक्स को। होता क्या आइबोमिक्स में? आइबोमिक्स में जैसे कि बकरी है या भेड़ है ना, आइबोमिक्स एक ऐसा रासायनिक मिश्रण है जो कि बकरी या भेड़ को जो मतलब जो भी चीज़ें खाने को दी जाती है उसके साथ में मिलाकर दे दी जाती है, जिससे उनके दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होती है, दूध में वृद्धि होती है बकरी और भेड़ के। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 6 में आपके विकल्प 1 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। लीजिए, शानदार से शानदार जबरदस्त प्रश्न आ रहे हैं। 7वां है असुमेलित युग्म को पहचानिए, है ना। पहले सुमेलित, असुमेलित, असुमेलित है जो सही नहीं है। ठीक है, रानी जी की बावड़ी बूंदी में, चांद बावड़ी दौसा में, खिन्नी बावड़ी सिरोही में, नवचौकी बावड़ी उदयपुर में। देखो, नौचौकी बावड़ी मित्रों उदयपुर में है, ये कथन सही है। चांद बावड़ी दौसा के जो आबानेरी है ना, आबानेरी की चांद बावड़ी ऐसा भी पूछ सकते हैं, तो आबानेरी चांद बावड़ी दौसा में है, तो ये कथन भी सही है। और रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, यानी कि ये कथन भी सही है। ठीक है, लेकिन जो खिन्नी बावड़ी है ना मित्रों, खिन्नी बावड़ी ये सिरोही में नहीं आती, खिन्नी बावड़ी स्थित है जालोर में। किस जिले में है? जालोर में। ठीक है, तो ये विकल्प यहाँ पे गलत है, इसका मतलब असुमेलित पूछा है। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर तीसरा विकल्प है। चलिए प्रश्न संख्या 8 पर। शानदार से शानदार प्रश्न है सारे के सारे। लाख के कीड़े पाले जाते हैं। देखिए, प्रश्न जो मोस्टली आपने देखा होगा कि शहतूत के कीड़े पाले जाते हैं, कि रेशम कीट के कीड़े पाले जाते हैं, वो मैं नहीं लेके आया, मैं लेके आया हूँ लाख के कीड़े। बहुत कम को पता है लाख के कीड़े किस पेड़ पर पाए जाते हैं। बेर के पेड़ पर, अशोक के, शहतूत के, कीकर के। तो आपको बता दूं, लाख के कीड़े पाए जाते हैं बेर के पेड़ पर। ठीक है, बेर का जो पेड़ होता है उस पर लाख के कीड़े पाले जाते हैं। शहतूत के पेड़ पर बात करूं तो रेशम कीट के कीड़े पाले जाते हैं, आपको पता है, याद रखना। कीकर और अशोक ये नहीं है। एक और है मित्रों, अर्जुन का पेड़। ठीक है, अर्जुन के पेड़ पर शहतूत के जो कीड़े होते हैं ना, वो पाले जाते हैं।
ठीक है। जो अर्जुन के सहतूत के सॉरी एक मिनट, सहतूत का तो पेड़ होता है जिसपे, सॉरी इसके लिए, सहतूत का ये पेड़ है जिसपे पाले जाते हैं रेशम कीट के कीड़े, ठीक है। बेर के पेड़ पर पाए जाते हैं लाख के कीड़े। अर्जुन का जो पेड़ है मित्रों, इस पे कीड़े, थोड़ा सा दिमाग से डाइवर्ट हो चुका है, मैं आपको ज़रूर इसमें कुछ देर बाद जैसे याद आएगा वैसे बता दूंगा कि अर्जुन का जो पेड़ है उस पे किस चीज़ के कीड़े पाले जाते हैं, ठीक है। तो देखो मानवीय भूल तो हो सकती है, यहाँ फिलहाल विकल्प नंबर 1 सही है। आगे चलिए आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 है मित्रों, मुर्गियों में होने वाले रोग है। जो मुर्गियां हैं उनमें होने वाले रोग कौन से हैं? तो ये आपके पशुओं से संबंधित है, रानीखेत, मेरेक्स, पुलोरम या उपयुक्त सभी। तो मुर्गियों में देखो रानीखेत भी होता है, मेरेक्स भी होता है, पुलोरम भी होता है, यानी कि उपयुक्त सभी रोग है मुर्गियों में होने वाले रोग है। आपको एक चीज़ और बताऊं, अगर पूछे आपको घुमा फिरा के कि मुर्गियों को F1 RDD का टीका, F1 RDD का टीका है वो किस रोग में लगाया जाता है? तो वो लगाया जाता है मित्रों रानीखेत होने पर। मुर्गियों को जब रानीखेत रोग होता है तो F, ये 1 है, ठीक है, आई नहीं, F1 RDD का टीका लगाया जाता है, याद रखना। यहाँ विकल्प 4 सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10, हालांकि आपको पता है राजस्थान की झीलें, ये भी टॉपिक है आपके, नया टॉपिक है, और बाकी नमक उद्योग वाला भी टॉपिक है। तो प्रश्न बनाया कि देश का 8.7% नमक उत्पादन किस झील में होता है? पूरे भारत का अकेला 8.7% नमक उत्पादन, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा होता है, जो किस झील में, और वो भी अपने राजस्थान की झील में, खारे पानी की झील में। पचभद्रा कहाँ पे है? मुख्यतः याद रख लेना खारे पानी की है और डीप में ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। पचभद्रा बाड़मेर में है, खारे पानी की है, नमक है, तो यहाँ पे नहीं होता ये काम, ठीक। डीडवाना, ये डीडवाना में है, नागौर जिला आएगा। रेवासा और एक होती है कोछोर, ये 2 जिले हैं, दोनों के दोनों हैं आपके रेवासा, जो रेवासा में हालांकि माना जाता है जीण माता का जन्म हुआ था, रेवासा और कोछोर ये 2 जिले हैं जो आपके सीकर में पड़ती है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ पे है सांबर जो आती है जयपुर में, ठीक है। तो यहाँ पे सांबर में 8.7% बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक उत्पादन इस अकेली झील से उत्पादित होता है। विकल्प 2 यहाँ सही उत्तर है। चलिए प्रश्न संख्या 11 पे। प्रश्न संख्या 11 शानदार प्रश्न है सारे के सारे। राज्य का कौन सा जिला खस व इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? देखो राजस्थान का कौन सा जिला है जो खस, एक तो खस होती है और एक इत्र होती है, ये उद्योग होते हैं, इनके लिए प्रसिद्ध है। तो कौन से 2 जिले प्रसिद्ध है? कोटा झालावाड़, बाराकोटा, जालोर सिरोही या सवाई माधोपुर और भरतपुर। तो आपको बता दूं मित्रों यहाँ पे सही उत्तर विकल्प नंबर 4 है, यानी कि सवाई माधोपुर और भरतपुर ये दोनों जिले हैं मित्रों, वो खस और इत्र उद्योग के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो विकल्प 4 सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 11 में। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 देखिए, राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति कहाँ स्थापित की गई? प्रथम सहकारी समिति राजस्थान में। देखो हालांकि राज्य में पूछे कि सहकारी आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 1904 में मानी जाती है अजमेर से। जो कृषक जो खेती कर रहे थे उनको बिचौलियों से मुक्ति दिलाने के लिए और एक शोषण विहीन समाज की स्थापना करने के लिए सहकारी आंदोलन की शुरुआत हुई 1904 में अजमेर से। उसी वर्ष फिर डीग भरतपुर में हो गई, ठीक है। उसके बाद वो सहकारी आंदोलन था, यहाँ पे प्रथम सहकारी समिति इसी के आधार पर स्थापित की गई थी। केकड़ी अजमेर में है, यहाँ पे नहीं की गई थी। बिलाड़ा जोधपुर में, यहाँ पर भी नहीं की थी। अकोला चित्तौड़गढ़ में, यहाँ पर भी नहीं की गई थी। अकोला किसके लिए प्रसिद्ध है पता है आपको? दाबू प्रिंट होती है यहाँ पे, हस्तशिल्प याद रखना, वो भी आपके सिलेबस का ये अकोला चित्तौड़गढ़ दाबू प्रिंट, ठीक है। जबकि इसकी स्थापना हुई बिनाई में, और कब हुई थी? अक्टूबर 1905 में मित्रों, अक्टूबर 1905 में बिनाई में प्रथम सहकारी समिति की स्थापना हुई। विकल्प 3 सही रहेगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। दिल्ली मेट्रो किस गेज पर संचालित होती है? पिछला वीडियो देखा होगा, उसी पर आधारित मैंने प्रश्न बनाया है। दिल्ली मेट्रो किस गेज पर संचालित होती है? तो देखो ब्रॉड गेज की तो मीटर में बताऊँ, मीटर में तो हो जाएगी 1.67 मीटर, 600 मीटर,
600 मीटर, और मीटर के फिर मिलीमीटर करेंगे तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो मिलीमीटर में कितनी हो जाएगी 1676 mm यानी मिलीमीटर। ठीक है, ये इसकी हो जाएगी ब्रॉड गेज मतलब बड़ी लाइन। मीटर गेज है ना, या मीटर लाइन, ठीक है, इसकी हो जाएगी 1 मीटर यानी कि 1000 मिलीमीटर। नैरो गेज यानी छोटी लाइन, ये बड़ी लाइन, ये मीटर गेज, ये मीटर लाइन, ये छोटी लाइन होती है नैरो गेज। इसकी होती है आपकी 0.700 मीटर, ठीक है, यानी कि यहाँ हो जाएगी 762 mm। स्टैंडर्ड गेज पे दिल्ली मेट्रो चलेगी, ठीक है, दिल्ली मेट्रो किस गेज पे संचालित होती है, स्टैंडर्ड गेज। इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी आपको बता दूं मैं 1.400 मीटर, यानी कि 1435 mm याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विकल्प 4 सही रहेगा, प्रश्न संख्या 13वें में सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14वें पर। प्रश्न संख्या 14 देखिए, बिजली उत्पादन किस स्रोत से होता है। विद्युत किस चीज़ से बनती है, कोयला व प्राकृतिक गैस से बनेगी, सूर्य के धूप व वायु इनसे भी बनेगी, और बांधों में एकत्रित जल है तो यहाँ से भी बनेगी, यानी कि उपयुक्त सभी से। बिजली का उत्पादन या विद्युत का उत्पादन मित्रों इन सारी चीज़ों से होता है, तो उपयुक्त सभी विकल्प 4 यहाँ सही उत्तर रहेगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है, प्रथम विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रथम विश्व युवा कौशल दिवस, कंफ्यूजन मत होना। विश्व में पूछा, अगर भारत में पूछे तो क्या बताओगे 12 जनवरी को। क्यों, क्योंकि आपको पता है जो स्वामी विवेकानंद जी थे उनकी जयंती भी मनाई जाती है, विवेकानंद जयंती, ठीक है, और इस दिन युवा कौशल जो युवा दिवस है वो मनाया जाता है भारत में, ये 12 जनवरी की बात है। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। 2 फरवरी की बात करूँ तो मनरेगा दिवस मनाया जाता है, नरेगा जिसका नाम मनरेगा हुई 2008 में इसकी शुरुआत हुई, मनरेगा दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। 15 जुलाई को इसका सही उत्तर है, 15 जुलाई को प्रथम विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है, यानी चौथा विकल्प सही है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 16वें में। प्रश्न संख्या 16, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया किसकी रचना है। माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया ये किसकी रचना है भाई, जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित इसमें जिक्र हो रखा है। वल्लभ भाई पटेल की, महात्मा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की, बलवंत राय मेहता की। हालांकि आपको पता है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति या पंचायती राज से समिति, तो आप इनको चुनेंगे, या फिर पंचायती राज में आप जवाहरलाल नेहरू को चुनेंगे, जो गलत है ना। ऐसे प्रश्न लेकर हैं जो आपको कंफ्यूजन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना, ये महात्मा गांधी की पुस्तक है 100%, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2 है ना, विकल्प नंबर 2 इसका राइट आंसर है, महात्मा गांधी। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 17वें पर। शानदार प्रश्न है, सभी कंटिन्यू सिलेबस टॉपिक पे चल रहे हैं प्रश्न। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये लो। राज्यसभा जो कि उच्च सदन है, ठीक है, इसमें नियुक्त होने के लिए 30 वर्ष, मैंने पिछले वीडियो में प्रश्न रखा 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। तो इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, 6 वर्ष, कभी भी विघटित किया जा सकता है, इसे कभी विघटित नहीं किया जा सकता, स्थायी सदन है। तो मित्रों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछा है, तो सदस्यों का कार्यकाल है 6 वर्ष, ठीक है। लोकसभा का निम्न सदन है, उसका 5 वर्ष होता है, कभी भी विघटित किया जा सकता नहीं, ये स्थायी सदन है आपको पता है, इसलिए इसे कभी विघटित नहीं किया जा सकेगा। तो ये तो सदस्य का कार्यकाल हुआ, ये भी गलत, ये भी गलत, ये लोकसभा निम्न सदन कार्यकाल हुआ, यहाँ विकल्प 4 सही है, इसे कभी विघटित नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये स्थायी सदन है, यही राज्यसभा का कार्यकाल है। हमें सदस्य का नहीं पूछा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, यहाँ पूछा राज्यसभा कार्यकाल, तो विकल्प 4 सही है। चलिए प्रश्न संख्या 18वें पे। प्रश्न संख्या 18 है, भगोरिया हाट महोत्सव किस राज्य में आयोजित होता है। भगोरिया हाट महोत्सव किस राज्य में आयोजित होता है, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या मेघालय। देखो मित्रों, भगोरिया हाट महोत्सव की बात करूं तो सीधी सी बात है, ये मध्य प्रदेश में होता है और ये आदिवासियों में लोकप्रिय है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों में लोकप्रिय है, याद रखना, आदिवासियों से संबंधित है। भगोरिया हाट महोत्सव मध्य प्रदेश में आयोजित होगा, और इसमें क्या होता है, आदिवासियों में जो लड़के और लड़कियां आपस में क्या करते हैं, जीवन साथी चुनते हैं इस महोत्सव के अवसर पे, ठीक है, याद रखना, विकल्प 2 सही है।
चलते हैं प्रश्न संख्या 19 पर। राजस्थान में सर्वप्रथम वर्ष 1833 में किस राजा ने कन्या वध को अवैध ठहराया? अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में सबसे पहले 1833 बताया गया, इसमें किस राज्य ने, यानी कि उस समय राज्य ही बोले जाते हैं, जिले हैं ये, अब इनको कन्यावध को अवैध ठहराया गया, यानी गैर कानूनी। ठीक है, तो 1833 में कोटा, बूंदी, बीकानेर, जयपुर। याद करना है कि कन्यावध को सबसे पहले केस से कन्यावध और केस से कोटा। ठीक है, कोटा, कोटा के बाद फिर अगले वर्ष बूंदी में 1834 में इसको अवैध ठहराया। ठीक है, अब कोटा बूंदी ये कौन सा क्षेत्र हुआ भाई? हाड़ौती कहलाता था। ठीक है, हाड़ौती। तो हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट तो था उस समय विल्किंसन। कौन था दोस्तों? विल्किंसन। तो उस विल्किंसन का तो प्रयास था, और उस समय जो लॉर्ड विलियम था वो था बेंटिक, बेंटिंग। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक था, उसका समय था, जबकि विल्किंसन का ये प्रयास था। केस से कन्यावध, केस से कोटा में सर्वप्रथम 1833 में इसको अवैध ठहराया, फिर बूंदी में 1834 को ठहराया गया था। विकल्प एक सही उत्तर है। आगे चलिए प्रश्न संख्या 20 पर। शानदार प्रश्न है। घोड़ा बाउसी की सर्वाधिक मान्यता है। घोड़ा बाउसी की सर्वाधिक मान्यता किस जाति में है? मीणाओं में, राजपूतों में, भीलों, ग्रासियों में, मेघवालों में। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर 3, यानी कि भीलों व ग्रासियों, या फिर कहीं पे आदिवासी आ जाए तो वो भी सही कर देना। दोनों में से एक विकल्प ही आएगा। दोनों आ जाए तो कौन सा करे सर? दोनों आ जाए तो भीलों ग्रास्य प्राथमिकता इसको देनी, क्योंकि ये जाति का नाम है। बाकी आदिवासी ही आते हैं, बहुत सारी जातियों, मतलब आदिवासियों में बहुत सारी जनजातियाँ आती है, तो भीलों ग्रास्य प्राथमिकता देनी है। बाकी ऑप्शन में ये आए तो ये करना, आदिवासियों या भीलों ग्रासियों में ये इसकी सर्वाधिक मान्यता है। घोड़ा बाउसी की होते क्या है? ये मिट्टी के कलात्मक घोड़े होते हैं, मिट्टी के कलात्मक यानी बनाए हुए घोड़े होते हैं भाई साहब। ठीक है, तीसरा विकल्प यहाँ राइट आंसर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 21 पर। नया टॉपिक जुड़ा है, चित्रकला, चित्रशैली। सरल टॉपिक है, ज़्यादा कठिन नहीं है, पढ़ लेना। मुख्य मुख्य चीज़ें, नुकीली नाक, लंबा कद, खींचा हुआ वक्षस्थल, वक्षस्थल लेना हृदय, और पारदर्शी वस्त्रों का अंकन, ये किस चित्रशैली की विलक्षणता, अनोखी विशेषता है, विलक्षणता। ठीक है, किशनगढ़ शैली, कोटा शैली, देवगढ़ शैली, बीकानेर शैली। भाई साहब इसमें विकल्प नंबर 1 सही है, यानी किशनगढ़ शैली। 21वें प्रश्न में 1 नंबर विकल्प सही है। किशनगढ़ शैली होती क्या है मैं बताऊँ। सबसे सुंदर इसमें वर्णन किया गया। इसमें जैसे कि एक ये भी आएगा कि तालाब में तैरता हुआ कमल, है ना, वो भी, यानी सुंदर सुंदर जो चीज़ें आई ना, सुंदर सुंदर चीज़ें, है ना, जो मन को मनोहारी कर दे, मतलब मन को उस चीज़ में डुबा दे, वो किशनगढ़ शैली की विशेषता। इतना याद रखना है ना। देखो कितने सुंदर एक प्रतिमा बन रही है, नुकीली नाक हो किसी स्त्री की, उसका लंबा कद, खींचा हुआ वक्षस्थल, है ना। देखो कल्पना करो, और पारदर्शी वस्तुओं का अंकन। बनी ठनी नाम की थी भाई साहब, कौन थी? बनी ठनी, सावन सिंह, नागरी दास, है ना, ये सारे नाम किशनगढ़ शैली से। याद रखना, विकल्प 1 सही है। चलते हैं प्रश्न संख्या 22 में। एक और शानदार प्रश्न है भाई साहब। राज्य में गुड़िया संग्रहालय और चूलगिरी जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में, कोटा में, जयपुर में, धौलपुर में। तो देखो गुड़िया संग्रहालय देखते ही पता चल जाएगा। सारे के सारे प्रश्न इतने टॉप लाऊंगा। देखो गुड़िया संग्रहालय पूछा है, 2 प्रश्न तैयार हो रहे हैं, एक तो गुड़िया संग्रहालय और एक चूलगिरी के जैन मंदिर, है ना, जैनों के चूलगिरी मंदिर है। 2 चीजें यहाँ पे तैयार हो रही है आपके। दोनों की दोनों कहाँ है? राजस्थान में। किस जिले में है मित्रों? तो ये जयपुर में है भाई साहब। किस में है? जयपुर में। यानी प्रश्न संख्या 22 में कहें तो विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 पर। प्रश्न संख्या 23 है। अर्जुन लाल सेठी का जन्म किस जिले में हुआ था? अर्जुन लाल सेठी, आपको बता दूं सबसे पहले तो राज्य के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे? यही थे। राज्य के प्रथम क्रांतिकारी नाम आ जाए, राज्य के प्रथम क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी ही थे। एक प्रश्न यहाँ से बना, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न। राज्य के प्रथम क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी थे। इनका जन्म किस जिले में हुआ? इनका जन्म हुआ था उदयपुर, कोटा, सिरोही में नहीं हुआ। इनका जन्म हुआ जयपुर में। राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी माने जाते हैं अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी का अंतिम जीवन कहाँ पे गुजरा? तो मतलब ये याद रखने वाली चीज़ नहीं है, बस बता देता हूँ। अंतिम इनका मस्जिद में गुजरा, यानी मस्जिद में रह के इन्होंने अपना जीवन बिताया अंतिम समय में। तो इन्होंने कहा था जब मरते समय कि मुझे, हालांकि हिंदू धर्म से संबंधित है, जिसमें मरने के बाद जलाया जाता है। इन्होंने कहा मुझे जलाओ मत, मेरी कब्र में मुझे दफना देना। ठीक है, ये कहा था अर्जुन लाल सेठी ने। इनका जन्म जयपुर में हुआ। राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी, ये वेरी मोस्ट फैक्ट है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। विकल्प 2 सही है प्रश्न संख्या 23 में। चलिए प्रश्न संख्या 24 पे चलते हैं। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, उत्तर प्रदेश में, वुहान में, कराची में। मैं जल्दी ही प्रश्नों को
करवाना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय आपका इस समय आप दे नहीं सकते, ले नहीं सकता मैं, ठीक है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, गजब का प्रश्न है भाई ये तो, है ना। न्यूयॉर्क में, उत्तर प्रदेश में, वुहान, कराची। ऑप्शन मैंने बनाए हैं क्योंकि विश्व की बात हो रही है। सीधी सी बात है, अपने भारत में उत्तर प्रदेश में जो गोरखपुर नहीं है क्या, गोरखपुर रेलवे स्टेशन भाई साहब, ये सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर जंक्शन, है ना। कब इसको घोषित कब किया, इसको अक्टूबर 2013 में, याद रखना, सितंबर या अक्टूबर 2013 में इसको घोषित किया कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। विकल्प 2 सही उत्तर है। चलिए प्रश्न संख्या 25 पे चलते हैं जल्दी से। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है, खेलों का घर बैठे हुए प्रसारण हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, किस चीज़ से देख सकते हैं। खेलों का घर बैठे प्रसारण हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। रेडियो से तो सुन सकते हैं भाई साहब, टेलेक्स द्वारा भी नहीं होगा, मोबाइल फ़ोन के द्वारा हालांकि हो जाएगा, आजकल हो जाएगा मोबाइल फ़ोन के द्वारा, लेकिन इसके बजाय यहाँ पे जो उपयुक्त विकल्प है ना, प्राथमिकता किसको देनी है, तो याद रखना दूरदर्शन को देना, इसको मत देना, ठीक है। दूरदर्शन ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। चौथा विकल्प यहाँ सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 26 क्या कह रहा है, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है। एक और शानदार प्रश्न है भाई साहब, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या पूछी है। 206, 639, 390, 706। 639 है मांसपेशियां होती है शरीर के अंदर, ठीक है। मानव शरीर में मांसपेशियां होती है 639, दूसरा विकल्प सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 27 पर, मानव शरीर में पसलियों के जोड़े होते हैं। याद रखना, अच्छा प्रश्न है। मानव शरीर में पसलियों के जोड़े, मांसपेशियों की संख्या 639, पसलियों के जोड़े पूछे तो 10, 11, 12, 14। जोड़ों की पूछे तो 12 जोड़े, जोड़े 12, और संख्या तो कितनी होगी, मल्टीप्लाई 2 से कर दो, अपने आप ही आ जाएगी। संख्या ये है ना 24, पसलियों की संख्या 24, घुमा फिरा के ये पूछ सकते हैं, ठीक है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा विकल्प यहाँ सही रहेगा 27वें प्रश्न में। आगे चलिए प्रश्न संख्या 28 पे। किस पदार्थ से प्राप्त प्रति ग्राम ऊर्जा सर्वाधिक होती है। घुमाया हुआ प्रश्न है, हालांकि पिछले वीडियो में रखा था मैंने प्रश्न ये। देखो, ऊर्जा सर्वाधिक दो ही चीज़ों से मिलेगी, एक तो मिलेगी वसा से, एक कार्बोहाइड्रेट से, मेनली ये याद रखना, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीकरण होगा वो इन दो ही, कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीकरण होगा इन दो चीज़ों में, दो ही जो पदार्थ हैं उनमें होगा। प्राप्त प्रतिग्राम का पूछे तो प्राप्त प्रतिग्राम का ऑक्सीकरण करेंगे तो वसा से तो मिलेगी 37 किलोग्राम जूल ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी मात्र 17 किलो जूल। मात्र मैंने इसलिए कहा कि इसकी तुलना में कम है। तो पूछा सर्वाधिक इनसे होगी, तो सर्वाधिक भाई साहब वसा से होगी, यानी विकल्प 2 सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न संख्या 29 पे। यकृत से संबंधित रोग कौन सा है। यकृत से संबंधित रोग कौन सा है भाई। हेपेटाइटिस है, पीलिया है, लीवर सिरोसिस है, उक्त सभी है। तो हेपेटाइटिस, पीलिया और लीवर सिरोसिस, यानी कि उक्त सभी जो विकल्प है वो यहाँ पे आएंगे। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा। ये सभी रोग यकृत से संबंधित होते हैं। प्रश्न संख्या 30 पे चलते हैं, जो आज का अंतिम प्रश्न है और शानदार प्रश्न है। इनकी देखो एक्सप्लेन ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे याद रख लेना। शानदार प्रश्न है, वर्गीकरण की आधार इकाई है, यहाँ पे कंफ्यूजन होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब ये तो। कुल जाति वंश गण किसके आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, तो याद रखना जाति के आधार पर, ठीक है। जाति वर्गीकरण की आधारीय इकाई होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मित्रों ये थे आज के आपके EVS पर्यावरण अध्ययन, एनवायरमेंट स्टडी, रेट लेवल 1 और 2 में भी कर दिया गया है। तो लेवल 1 और 2 विशेष तौर पर रेट का जो अकॉर्डिंग सिलेबस है उनके लिए बनाया गया है, ठीक है। बाकी यूपीटेट DSSP वाले एग्जाम के लिए तो इनमें देखो कुछ प्रश्न है जो उनके नहीं आते, बाकी ये जो साइंस के कुछ प्रश्न है ये तो उनसे संबंधित है, तो वो देख सकते हैं। तो मित्रों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में 30 में से आपके कितने प्रश्न सही रहे कमेंट करके जाइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।